नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की जंग अपने चौथे साल की तरफ बढ़ रही है और दोनों तरफ से पूरी शिद्दत के साथ एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन की हर एक इंच जमीन आज की डेट में एक बैटलफील्ड बन चुकी है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस के लिए अभी तक आपस में लड़ रहे हैं। पर एक बार हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए। जब रशिया की सो कोल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, तब यूक्रेन की मिलिट्री पावर और स्ट्रेंथ दोनों में ही रशिया के सामने काफी ज्यादा छोटी थी। रशिया को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर माना जाता है। ज्यादातर एनालिस्ट का यह सोचना था कि यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट कुछ हफ्तों से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, लेकिन आज हम भी यही हैं, आप भी यही हो। ना सिर्फ यूक्रेन ने अपने आप को संभाला, बल्कि रशिया के अटैक्स को रेपेल करते हुए रशिया के अगेंस्ट काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशंस भी चालू कर दिए, जिसने पूरी दुनिया को हैरान करने का काम किया। बट ये कैसे हो गया? कैसे यूक्रेन, जो कि एक अंडरडॉग कंट्री है, एक ग्लोबल सुपर पावर के सामने इतने लंबे समय तक टिका हुआ है? इस वीडियो में हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। जंग के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक जिन टैक्टिक्स, जिन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया गया, जो यूक्रेन के लिए मददगार साबित हुए, और साथ में उन एडवांसमेंट के बारे में भी बात करेंगे जो युद्ध की डायरेक्शन को बदलने का आज की डेट में काम कर रही हैं। पर सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तब मिलिट्री स्ट्रेंथ के अंदर कितना फर्क था रशिया और यूक्रेन के बीच में। पर उससे भी पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, जब ये जंग शुरू हुई थी फरवरी 2022 के महीने में, बीबीसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके तहत रशिया के पास जंग की शुरुआत में 9 लाख एक्टिव सोल्जर्स मौजूद थे, जबकि यूक्रेन के पास रशिया के मुकाबले मात्र 1,96,000 सैनिक थे। यानी कि रशिया के पास जंग की शुरुआत में 4.5 गुना का एडवांटेज था। उनके पास जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा थे। बट सबसे बड़ा मैन पावर गैप जो था वो रशिया और यूक्रेन के बीच की एयर फोर्सेस के अंदर था। यूक्रेन की एयर फोर्स में मात्र 35,000 पर्सोनल थे, जबकि रशिया की एयर फोर्सेस के अंदर 1,65,000 पर्सोनल मौजूद थे। बट फिर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि रशिया ने अपनी सारी फोर्सेस को एक साथ यूक्रेन में डिप्लॉय नहीं किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने 9 लाख सोल्जर्स में रशिया ने मात्र 1.5 से 2 लाख सोल्जर्स को ही यूक्रेन की तरफ रवाना करने का काम किया था। दूसरी तरफ यूक्रेन के पास, खैर, रशिया के मुकाबले अभी भी सैनिक कम थे। रशिया मजबूत था, यूक्रेन कमजोर था, सीधी बात यह है। बट फिर भी रशिया अपनी फुल स्केल के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ ऑपरेशन नहीं कर रहा था, अपनी डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहा था। इसका रीजन क्या है कि रशिया ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं किया? अब इसका रीजन जो है वो लॉजिस्टिक्स में भी है और हिस्ट्री में भी है। देखो, रशिया की मिलिट्री का एक हिस्सा मैंडेटरी कंस्क्रिप्शन का हिस्सा है, यानी कि वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो रशिया के सिटीजन है, रशिया के कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए मिलिट्री के अंदर 6 महीने से 1 साल तक सर्व करना कंपलसरी है। यदि वो ट्रूप्स जो रेगुलर इंटरवल पर ड्राफ्ट होते हैं, उन्हें कंस्क्रिप्टेड सोल्जर्स कहा जाता है। और कॉन्ट्रैक्टेड ट्रूप्स या परमानेंट सोल्जर्स के मुकाबले ये छोटी ड्यूरेशन के लिए सर्व करते हैं। एंड रशियन मिलिट्री के रूल के मुताबिक इन कंस्क्रिप्टेड सोल्जर्स को रशियन टेरिटरी के बाहर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है। पर क्यों डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है? क्योंकि कभी सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर 1980 के दशक में जब अटैक किया था, तब सोवियत यूनियन को 6,70,000 सैनिकों का नुकसान हुआ था। इस जंग के बाद रशिया की जनता ने सरकार के ऊपर यह दबाव डाला था कि फ्यूचर में डिप्लॉयमेंट करते हुए आप कृपया करके कंस्क्रिप्टेड सोल्जर्स को अपनी टेरिटरी से बाहर डिप्लॉय नहीं करेंगे। ये रूल मान लिया गया, बना दिया गया और आज तक चल रहा है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी रशिया जो है वो अपनी सारी स्ट्रेंथ के साथ यूक्रेन के अगेंस्ट ऑफेंसिव लॉन्च नहीं कर पाया। बट स्टिल, इससे बड़ा रीजन जो है, जो रशिया की हार का या रशिया की स्टेग्नेशन का कारण बना है, वो है उनकी पुरानी टैक्टिक्स, जिसके हिसाब से रशिया आज भी चलने का काम कर रहा है। देखिए, लगभग 10 साल पहले रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को अनेक्स किया था। साल 2014 की यह बात है। उस घटना को रशिया अब यूक्रेन के अंदर वापस से रेप्लिकेट करना चाहता था। तब क्या हुआ था? तब यूक्रेन का एक रीजन क्रीमिया जो था, वो बिना गोलियां चलाए रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। रशियन मिलिट्री ने एक तरीके से क्रीमिया में अपना मिलिट्री कूप एस्टेब्लिश कर लिया था, जिसमें क्या हुआ, रशिया ने अपनी एलीट ट्रूप्स को क्रीमियन पेनिनसुला के अंदर उतारने का काम किया, जिसके चलते क्रीमिया के अंदर जो लोकल मिलिट्री और नेशनल डिफेंसिव फोर्सेस थी, वो एकदम से सरप्राइज हो गई। उसके बाद रशियन मिलिट्री ने लोकल सरकार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, वहां की लीडरशिप को रशियन लॉयलिस्ट के साथ रिप्लेस कर दिया और एक शाम रिफरेंडम करवाया, जिससे क्रीमिया को रशियन फेडरेशन के अंदर शामिल कर लिया गया। 2014 में रशिया ने लोकल पॉलिटिकल क्राइसिस और क्रीमिया में चल रहे सिविल अनरेस्ट का फायदा उठाया था। इसी कारण से रशिया जो था वो क्रीमिया को एनेक्स करने में कामयाब हो पाया था। इसने यूक्रेन के पॉसिबल रिस्पॉन्सेज को नलीफाई कर दिया था और ये सारा प्रोसेस जो था वो बहुत तेजी से रशिया जो था वो कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गया था। बात करते हैं अब की। जब फरवरी 2022 में रशिया ने अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत करी, उसकी अनाउंसमेंट करी, तो पुतिन इसी टैक्टिक, इसी स्ट्रेटजी को अब पूरे के पूरे यूक्रेन के अंदर एस्टेब्लिश करना चाहते थे और खास तौर पर काइव, जो यूक्रेन की कैपिटल है, वहां पर एस्टेब्लिश करना चाहते थे। पुतिन के नजरिए में क्या था? रशिया का यूक्रेन पर पहले ही एक तरीके से पॉलिटिकल और कल्चरल क्लेम है।
कभी यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था और पुतिन का यह मानना था कि यूक्रेन के लोग रशियन फेडरेशन का खुशी खुशी हिस्सा बनना चाहेंगे। यूक्रेन उन्होंने नहीं सोचा था कि यूक्रेन की इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस भी रशिया के अगेंस्ट हो सकती है। हालांकि रशिया ने पहले ही कई सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज से ये रिपोर्ट्स पब्लिश करवानी शुरू कर दी थी कि हो सकता है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक लॉन्च कर दे। अब रशिया इसे करना क्या चाहता था? रशिया चाहता था कि अगर यूक्रेनियंस को लगता है कि हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, ज़ेलेंस्की को लगता है कि हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, तो वो अपनी मिलिट्री का एक बड़ा हिस्सा ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ भेज देंगे, जहां से रशिया और यूक्रेन की बॉर्डर आपस में लगती है। यानी कि डोनबास रीजन के अंदर यूक्रेन जो है वो अपनी मिलिट्री भेज देगा, ये रशिया सोच रहा था। बट वो थोड़ा सा गलत साबित हुए। वो ये सोच रहे थे कि जब सारी मिलिट्री ईस्टर्न सेक्टर में चली जाएगी, तब रशिया काईव पर डायरेक्ट अटैक करेगा, कैपिटल पर अटैक करेगा, उस पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करेगा, सरकार पलटेगा, रेफरेंडम करवाएगा और पूरे यूक्रेन को ही रशियन फेडरेशन का हिस्सा बना लिया जाएगा। इसीलिए जंग के शुरुआती कुछ दिनों में ही रशिया ने अपनी एक स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस की कंटिंजेंट लगभग 30-34 हेलीकॉप्टर जो थे वो काईव की तरफ रवाना भी कर दिए थे। उनका यह मानना था या उनका यह प्लान था कि वो काईव को अपना कब्जा कर ले, उसके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर ले। उनका मिशन था कि काईव के अंदर मौजूद जो होस्टोमल एयरपोर्ट है उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया जाए, जो काईव का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिग्निफिकेंट कैपेसिटी भी रखता था। यह अटैक रशिया ने बेलारूस के थ्रू रशिया ने काईव के ऊपर लॉन्च किया था, क्योंकि बेलारूस और काईव के बीच में मात्र 1 घंटे की ही दूरी थी और बेलारूस रशिया का एक एलाई भी है। इसी समय रशिया ने बेलारूस और रशिया दोनों से ही अपनी लैंड ऑफेंसिव को भी लॉन्च कर दिया था। अपने मैकेनाइज्ड यूनिट्स को जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश रशिया जो था वो करवाने लगा था, लेकिन यह प्लान शुरू से ही डिजास्टर बनता गया रशिया के लिए। हवाई इन्वेजन प्रैक्टिकली फेल हो गया, क्योंकि रशियन फोर्सेस ने जमीन पर लैंड करने और एयरपोर्ट पर फाइट शुरू करने से पहले ही बड़ी बड़ी लॉसेस को सामना करना शुरू कर दिया। यूक्रेन की ट्रूप्स ने रनवे जो था होस्टोमल एयरपोर्ट का उसके ऊपर बैरिकेड लगा दिए, जिससे इन्वेजन के लिए किसी भी एयरक्राफ्ट का उस रनवे का यूज करना इंपॉसिबल बन गया। एयरपोर्ट के मर्जर जो मीगर एंटी एयर डिफेंस सिस्टम थे, उन्होंने भी रशिया के कम से कम 4 एयरप्लेन्स जंग के शुरुआती 1-2 दिनों के अंदर ही गिराने का काम किया। इससे हुआ क्या? यूक्रेनियंस रशियन के अगेंस्ट एक बहुत ही अच्छी फाइट प्रेजेंट कर रहे थे। इसके साथ साथ जो रशियन ऑक्यूपेशन थी वो कुछ घंटों के लिए डिले कर दी गई। जितना ही समय यूक्रेन को मिला उतने समय में यूक्रेन अपने सराउंडिंग एरिया से अपनी आर्मी को काईव की तरफ रवाना करने में कामयाब हो जाता है। रशियन फोर्सेस जो लैंड के रास्ते से आने वाले थे उन्हें भी काफी डिले का सामना करना पड़ा। पुतिन ने इस कंटिजेंसी के लिए भी प्लान किया हुआ था और एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट के जरिए उनका प्लान था कि 1000 से 5000 सैनिकों को डायरेक्ट काईव के अंदर उतार दिया जाएगा, लेकिन यूक्रेनियन मिलिट्री ने रनवे पर तो कब्जा कर रखा था, जिसके चलते रनवे को इस्तेमाल करना कंप्लीटली अनस्टेबल हो गया, इंपॉसिबल हो गया और प्रपोज रीइंफोर्समेंट रशिया की तरफ से काईव तक नहीं पहुंच पाई। अब एक ऑक्यूपाइड एयरपोर्ट जो यूज भी नहीं हो सकता है और लैंड ट्रूप जो एक्सपेक्टेड से ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, उनसे रशियन फोर्सेस नए सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाई। अब यही बात इक्विपमेंट डिस्पैरिटी पर भी आती है, जो रशिया और यूक्रेन के बीच शुरुआत से ही थी। और कैसे यूक्रेन ने इस गैप को बाईपास किया? देखो, शुरुआत में रशिया का सबसे नोटेबल एडवांटेज उसका इंप्रेसिव आर्सेनल ऑफ व्हीकल था। जब इस ऑफेंसिव को लॉन्च किया गया तब रशिया के पास लगभग 15,900 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल थे, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 3,300 ही व्हीकल मौजूद थे। रशिया के पास मिलिट्री एयरक्राफ्ट लगभग 10 गुना और हेलीकॉप्टर का लगभग 17 गुना ज्यादा काउंट था यूक्रेन के मुकाबले, लेकिन ये सब एसेट्स लॉन्ग रन में काम नहीं आए। जबकि रशिया के पास सिग्निफिकेंटली बड़ा टैंक आर्सेनल था, उनके इन्वेजन की शुरुआत में उसको वो इफेक्टिवली इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। रशियन ट्रूप्स ने वॉर के शुरुआत में खुद के लिए ज्यादा तेजी से एडवांस करने की कोशिश करी और मिलिट्री ने एक साथ 3 फ्रंट्स जो थे वो यूक्रेन की तरफ ओपन कर दिए। टैंक्स सबसे फास्ट मूविंग और मिलिट्री व्हीकल होते हैं, क्योंकि टैंक्स जो है उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, उनको इन्फेंट्री की जरूरत नहीं होती है, वो अलोन ही अकेले ही रन कर सकते हैं, अकेले ही अपने अटैक की तरफ जा सकते हैं। बट यही उनकी डाउनफॉल का कारण भी बन गया, क्योंकि एंटी एयर सपोर्ट के बिना रशियन टैंक्स यूक्रेनियन मिलिट्री और ड्रोन्स के लिए इजी टारगेट बनते गए, जो डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आए। रशियन मेन बैटल टैंक्स जैसे कि T-80 और T-90 अपनी लीनियज सोवियत डिजाइन से लेते हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के दौरान बनाए गए थे। रशियन वॉर डॉक्ट्राइन का फोकस टैंक्स को छोटा, हल्का और ज्यादा मैन्यूवरेबल बनाने के ऊपर था, यानी कि जल्दी से जल्दी वो मूव कर सकें वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में। अब ये डिजाइन बैटलफील्ड पर टैंक्स को हिट करना मुश्किल बनाता है।
लेकिन पावर्स और सर्वाइवेबिलिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज के साथ भी आता है। स्पेशली नेटो के हेवीली आर्मर्ड व्हीकल के कंपैरिजन से अगर हम इसकी बात करें, ये फ्लो सोवियत और रशियन टैंक डिजाइन के सभी टैंक्स के अंदर शामिल है। जब इनिशियल एरियल इन्वेजन ऑफ काइव प्लान के अगेंस्ट चल गया, तब भी रशिया ने यूक्रेनियन कैपिटल के पास अपने हैवी नंबर्स का एडवांटेज मेंटेन किया। लेकिन इन्वेजन के शुरू होने के बाद से ही रशियन मिलिट्री ने एक के बाद एक लॉजिस्टिकल और टेक्निकल एरर्स करने शुरू कर दिए। सबसे पहले होस्टोमल एयरपोर्ट की बात तो हम कर ही चुके हैं, और कोई प्रैक्टिकल रीजन नहीं था यह मानना कि इतना बोल्ड स्ट्रेटजी इतने पॉजिटिव रिजल्ट देगी कि आप तीन तरफ से अटैक करो, काइव को कैप्चर करने की कोशिश करो और आप उसमें कामयाब भी हो जाओ। पुतिन ने ये सेम मूव पहले क्रीमिया ऑक्यूपाई करने के लिए इस्तेमाल किया था, तो उसी मूव को वो एक लार्ज स्केल पर रिपीट करना चाहते थे, वो भी एक बड़ी कंट्री के अगेंस्ट, और वो भी एक डेकेड के अंदर ही। एक सपोसिडली कैलकुलेटिंग ये एरर था। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, जो पहले केबीजी के मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने भी आउट ऑफ कैरेक्टर जाकर ये फैसला कर लिया, और उसका खामियाजा अब रशिया को भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह यूक्रेनियन मिलिट्री भी एक टाइम पर सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी, और सोवियत यूनियन की आर्मी कैसे सोचती है उसी तरीके की ट्रेनिंग यूक्रेनियन मिलिट्री को भी दी गई है। इसके चलते जो यूक्रेनियन मिलिट्री है वो रशिया की सभी टैक्टिक्स को अच्छे से समझ पाई, अच्छे से जांच पाई, जिसके चलते वो यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट अभी तक टिका हुआ है। इसके अलावा यूक्रेनियन मिलिट्री को 2014 के बाद नेटो फोर्सेस से वाइटल ट्रेनिंग भी मिलने लगी थी, जो उन्हें ज्यादा प्रिपेयर्ड बना देता था इस अटैक के अगेंस्ट, एनिमी के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट। इन सब चीजों को यूक्रेन जो था वो नेटो के साथ मिलकर पहले से ही तैयार कर रहा था। दूसरा, जब इनिशियल इन्वेजन अटेम्प्ट फेल हो गया तो रशिया वॉर के स्केल के लिए रेडी नहीं लग रहा था, जबकि वो खुद एग्रेसर था। तीसरा, रशिया कभी भी काइव को हर साइड से सराउंड करने में अनसक्सेसफुल रहा। रशिया काइव को पूरी तरीके से कैप्चर कर ही नहीं पाया। इसके साथ साथ नेटो ने यूक्रेन को रशियन मूवमेंट के बारे में वाइटल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी थी, जो कि एक अर्ली वार्निंग सिग्नल डेवलप करने के लिए काफी था। रशिया के पॉसिबल अटैक को यूक्रेन पहले ही जांच लेता था, देख लेता था कि कहां से अटैक होने वाला है। और जब हमने नेटो से यूक्रेन को वॉर के दौरान मिलने वाली टॉप नॉच इक्विपमेंट के साथ डिस्कस अगर हम इसको करें, जो जो चीजें नेटो कंट्रीज ने यूक्रेन को डिलीवर करनी, डोनेट करनी शुरू करी वॉर के दौरान, वॉर से पहले, तो उसके चलते भी रशिया की हार का यह कारण बन जाता है। 2018 में वॉर के भी 4 साल पहले यूएस और यूक्रेनियन ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट पोस्ट की थी, जिसमें यूएस की तरफ से एंटी टैंक जेवलिन सिस्टम सप्लाई करने का अनाउंसमेंट कर दिया गया था। इसी तरह यूके ने जनवरी 2022 में, यानी कि इन्वेजन के सिर्फ एक महीने पहले ही, एंटी टैंक NLAW यूक्रेन को भेजना शुरू कर दिए थे। इसका मतलब यह था कि यूक्रेन पहले से ही अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयारी कर रहा था, और ये वॉर सभी पार्टीज के लिए एक ऑलमोस्ट इमिनेंट माना जा रहा था, और इससे नेटो कंट्रीज को अपने नए नए हथियारों को बैटलफील्ड के अंदर तैयार करना, चेक करना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी एक मौका मिल गया। ज्यादातर मॉडर्न वेपन्स जैसे नए आर्टिलरी डिजाइन जो भी यूक्रेन को मिले, वो डोनबास रीजन में एस्टेब्लिश कर दिए गए, और यूक्रेन रशिया की तरफ से अटैक जो भी डोनबास रीजन में हो रहा था उससे बचने में कामयाब हो गया। एक एग्जांपल के लिए अगर हम ये ट्रेंड को एनालाइज करें, इसमें हमको थोड़ा मदद मिल जाएगी इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए। वो था, देखो, यूक्रेन ट्रेनिंग भी अपने सोल्जर्स को पहले करवा रहा था, हथियार की कलेक्शन भी पहले कर रहा था, उसको डोनेशंस भी फॉरेन कंट्री से, नेटो कंट्री से ज्यादातर मिलती जा रही थी। इन सब चीजों के चलते यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट इतने लंबे समय तक टिक गया। इसका मतलब यह था कि क्वांटिटी के ऊपर जो रशिया अलाई कर रहा था, जिसके अकॉर्डिंग रशिया के पास नंबर बहुत बड़ा था, फिर भी एक प्लान जो यूक्रेन पहले से ही तैयार करके बैठा था, उसके चलते रशिया फेल होता रहा। फिर क्या हुआ? फिर यूक्रेन ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया रशिया के अगेंस्ट। अब रशिया जब ड्रोन्स का इस्तेमाल जब यूक्रेन करेगा, तो रशिया उसको अटैक करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा। अब एक ड्रोन जो है वो $10,000 के आसपास का बन जाता है, जबकि वो मिसाइल जो उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करेगी वो लगभग $1 मिलियन की आती है। यानी कि यूक्रेन जितने ज्यादा ड्रोन्स रशिया के ऊपर अटैक करता गया, उन ड्रोन्स को रोकने के लिए रशिया को उतनी ही महंगी महंगी मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके चलते उनका बजट जो था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। ड्रोन वॉरफेयर ने यूक्रेन को अपना कोस्ट वापस लेने में भी मदद करी। रशियन ब्लैक सी फ्लीट को नवंबर 2023 में पूरी तरीके से ब्लैक सी के रीजन से लगभग हटाने का काम यूक्रेन ने किया, क्योंकि यूक्रेन ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक से शिप्स और क्रीमिया के रिफ्यूलिंग पोर्ट्स पर काफी अटैक कर रहा था, जिसके चलते रशिया को वहां से वापस निकलना पड़ा। यूक्रेन ने दुनिया का पहला सी कामिकाजे ड्रोन भी प्रोटोटाइप करके दिखा दिया, जो प्लेन हवा में उड़ने के बजाय पानी में जाता है, एक तरीके से जो है वो
अनमैन्ड एरियल व्हीकल के रूप में, एरियल नहीं वाटर व्हीकल के रूप में, एक्वेटिक व्हीकल के रूप में काम करता है और वो डिस्ट्रॉय कर देता है शिप्स को। ये भी उपलब्धि यूक्रेन ने अपने हाथ हासिल कर ली। अब यूक्रेन का सारा सी एक्सेस फ्री हो चुका था और यूक्रेन जो ग्रेन्स का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो वापस अपने एक्सपोर्ट को चलाने लगा, जिससे उसके पास पैसे भी आने लगे, डॉलर्स भी आने लगे और उसका इस्तेमाल करके यूक्रेन और भी ज्यादा हथियार खरीदने में सक्षम हो गया। वॉर के 1 साल के अंदर ही सी ट्रेड अपने प्री वॉर लेवल पर वापस आ गए थे, जो ये दिखाता है कि एक ऐसी कंट्री पर रशिया कितना कम प्रेशर डाल सकता है जिसके पास नेवी तक नहीं हुआ करती थी जंग की शुरुआत के अंदर। और अब एरियल एडवांटेज का मुद्दा आता है जो सपोजिटली रशिया के पास था। अब इसकी अगर हम बात दोबारा करें तो सच तो यह है कि रशिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर अपनी एयर सुपीरियोरिटी अचीव ही नहीं कर पाया इस पूरी जंग के दौरान। रशिया ने ऐसी सब चीजें करने की कोशिश करी जो यूक्रेन को हरा सके, पर यूक्रेन नेटो की सहायता से वो सब चीजें अच्छे से फेस करता रहा। रशिया की प्लानिंग में फोरसाइट की कमी और आउटडेटेड सिस्टम पर ज्यादा रिलायंस था, उसकी परफॉर्मेंस को खराब करने का यह मेजर कारण बना। यही वजह है कि रशिया अपने इनोवेशन और मिलिट्री टैक्टिक्स की कमी के कारण पुअरली आज भी परफॉर्म कर रहा है। और ये सिचुएशन वॉर के शुरुआत से लेकर अब तक ज्यादा बेटर नहीं हो पाई है। नेटो लगातार नए डोनेशन पैकेजेस के साथ मॉडर्न इक्विपमेंट यूक्रेन के अंदर भेज रहा है। यूक्रेन ने अपने एक ड्रोन मेकिंग इंडस्ट्री भी एस्टेब्लिश कर ली है। दूसरी तरफ रशिया की कैपेबिलिटीज इतनी बढ़ चुकी हैं, कैजुअलिटीज इतनी बढ़ चुकी हैं कि उन्हें अपनी आर्मी नंबर्स को बूस्ट करने के लिए नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये सब इस बात की निशानी है कि शायद वॉर का एंड अब नजदीक हो। पर आपका क्या कहना है, क्या यूक्रेन रशिया को पूरी तरीके से रिपेल कर पाएगा? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।